बच्चों, आज फिर से स्वागत है आपका एके क्लासेस में। एके क्लासेस पर मैं कुछ स्पेशल केस लेकर आया हूँ। देखना जरा। पहला स्पेशल केस है हमारा, दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल तथा स्थिर विद्युत बल का अनुपात 10 की पावर माइनस से 43 होता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को एक नंबर में पूछ ली जाती है कि दो इलेक्ट्रॉन आप लोगों को दिए गए हैं, उन दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल का अनुपात कितना होता। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता, तो वो अनुपात कितना होता, 10 की पावर माइनस से 43। कितना होता है, 10 की पावर माइनस से 43। अगर आप लोग इसे सिद्ध करके दिखाना चाहोगे तो इसका सॉल्यूशन ऐसा होगा। देखो जरा, देखो दो इलेक्ट्रॉन है, हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन यह, एक इलेक्ट्रॉन यह, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है ये भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इनके बीच की दूरी हमने कहा मान लो आर है। कितनी है भैया, आर। इनके बीच की दूरी हमने आर बोल दी, ठीक है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल को बोलते हैं ना एफ जी, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया है, ठीक है। तो अब मुझे अगर गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूला होता है, हम कहेंगे वी नाउ दैट। भाई गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है एफ जी इक्वल टू जी कैपिटल जी इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एफ जी बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर जी तो एक कांस्टेंट राशि है, इसका फिक्स मान होता है 6.67 गुना 10 की पावर माइनस के 11, ठीक है। और यहाँ पर m1 m2 क्या है, ठीक है, और आर स्क्वायर ये तो इनके बीच की दूरी है, ठीक है, वो हमने मान ली इनके बीच की दूरी आर है, ठीक है। लेकिन ये m1 m2 क्या है, m1 m2 क्या है, ये है द्रव्यमान। क्या है, यानी कि जो कण दिए गए उनके द्रव्यमान होते हैं। कण क्या दिए गए यहाँ, इलेक्ट्रॉन। क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी इलेक्ट्रॉन है तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 31 kg, ठीक है। यानी कि इतने किलोग्राम द्रव्यमान होता है एक इलेक्ट्रॉन का। ये लगभग वो मान होता है, पूरा मान इसका, ठीक है, थोड़ा सा अधिक होता हो, ठीक है। उसका हम कैलकुलेशन के लिए सिर्फ इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर देखो एफ जी गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, इक्वल टू ये कैपिटल जी, कैपिटल जी हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जिसका मान फिक्स होता है कितना, 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 11, ठीक है। फिर गुणा बस के m1, m1 का मान कितना होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 31 गुणा m2, m2 भी तो इलेक्ट्रॉन ही, इलेक्ट्रॉन का दोबारा द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 31, ठीक है। और बटे को क्या है इसके आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर हमने दिया तो दिया। ये होगी हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या होगी भाई, समीकरण नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर इसी तरीके से हम निकाल लेंगे नाउ, अब हम निकाल लेंगे कूलाम बल। क्या निकाल लेंगे, कूलाम बल, यानी कि एफ सी, जिसे कूलाम बल बोलते हैं। एफ सी इक्वल टू फॉर्मूला होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन हो जाता है इसके आर स्क्वायर, ठीक है। कूलाम बल निकालना होगा तो इसके लिए हम देखो क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन लिए हमने, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा। इनके बीच की दूरी हमने मान ली बिल्कुल सेम है कि इनके बीच की दूरी आर है, ठीक है। तो इनके बीच में लगने वाला कूलाम बल यानी कि एफ सी आप लोगों को क्या करना, फाइंड आउट करना, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को जो आवेश है, ठीक है, होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, ठीक है। इसका परिमाण देखते हैं केवल, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम,
ठीक है, ये आवेश होता है इलेक्ट्रॉन को। तो इनके मान रखते हैं इसमें, एफ सी इक्वल टू 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है, गुणा Q1 का मान कितना होगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, गुणा Q2 का मान भी कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा इसके आर स्क्वायर, ठीक है। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई परेशानी? अब हमने क्या कहा, हमें क्या निकालना, दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल तथा स्थिर विद्युत बल का अनुपात, क्या निकालना, अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बटे में, यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट जो है, समीकरण फर्स्ट इसके बटे में क्या रखेंगे समीकरण नंबर सेकेंड, समीकरण फर्स्ट के बटे में क्या रखेंगे समीकरण नंबर सेकेंड, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट यहाँ पर देखो क्या होगा एफ जी, ठीक है, इसके बटे में क्या रखा जाएगा एफ सी बराबर, ठीक है। देखो समीकरण फर्स्ट में बराबर तो मैंने क्या लिखा हुआ एफ जी, समीकरण सेकंड में क्या लिखा हुआ एफ सी, ठीक है, तो वही लिखा मैंने बटे में इसके, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखो समीकरण फर्स्ट में बराबर के बाद 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 गुणा 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 31, ठीक है, गुणा फिर 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 31, ठीक है। इस पूरे के बटे में क्या था आर स्क्वायर, ठीक है। फिर इस पूरे के बटे में समीकरण नंबर क्या रखनी 2, ठीक है। समीकरण नंबर 2 क्या है भाई हमारी 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है, गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 और बटे में क्या होगा इसके आर स्क्वायर, ठीक है। इस पूरी चीज को कैलकुलेट कर कर जो अनुपात आएगा हमारा एफ जी, ठीक है, एफ जी अपॉन एफ सी, ठीक है, उसका जो मान आएगा पूरा ऐसा जब हम कैलकुलेट कर देंगे पूरा का पूरा वो आएगा 10 की पावर माइनस के 43 के बराबर, ठीक है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल का जो अनुपात होगा, ठीक है, स्थिर विद्युत बल का जो अनुपात होगा वो कितना होगा 10 की पावर माइनस के 43, ठीक है। तो ये है हमारा दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल का अनुपात जो कि कितना होता है 10 की पावर माइनस के 43, ठीक है, नोट करो। तो इसी प्रकार हम बात करते हैं स्पेशल केस सेकंड की। स्पेशल केस सेकंड में बोला गया है दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल तथा स्थिर विद्युत बल का अनुपात 10 की पावर माइनस के 36 होता है, ठीक है। इसे भी एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुपात हो वो कितना होता है, कितना होगा वो 10 की पावर माइनस के 36 होगा, ठीक है। इसे भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने पिछले वाला कैलकुलेट किया। अब हमें भी कैलकुलेशन करने से अच्छा हम डायरेक्ट इसका मान याद रख लें, ठीक है। अब कैलकुलेशन तो आप लोगों को पता ही भाई, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ठीक है, एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, उसका द्रव्यमान कितना होता है, उन्हें उठा कर रख दियो, कैलकुलेट कर दियो और कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों को प्राप्त होगा एफ जी अपॉन एफ सी इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 36, ठीक है। तो यानी कि जब दो प्रोटोनों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल तथा स्थिर विद्युत बल का जो अनुपात हम निकाल लेंगे तो वो निकल कर होगा 10 की पावर माइनस के 36, कितना होगा 10 की पावर माइनस के 36, अर्थात हम बोल सकते हैं एफ जी अपॉन एफ सी बराबर कितना होगा 10 की पावर माइनस के 36, ठीक है। इतना होगा दो प्रोटोनों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल का अनुपात, ठीक है। फिर इसी तरीके से स्पेशल केस थर्ड आता, ठीक है। पिछले केस में हमने बताया, सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल का जो अनुपात है वो कितना होता है 10 की पावर माइनस की 43 होगा, ठीक है। इसी प्रकार हमने फिर बात करी दो प्रोटोनों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल का जो अनुपात है वो कितना है 10 की पावर माइनस के 36 है, ठीक है। अब तीसरा केस एक और बनता है, उसमें क्या होगा, हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और दूसरा क्या ले लिया प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल तथा स्थिर विद्युत बल का जो अनुपात है जब हम कैलकुलेट करके ले गए तो वो कितना निकल गया 10 की पावर माइनस के 39, कितना आया
10 की पावर माइनस के 39, यानी कि एफ जी अपॉन एफ सी इक्वल टू कितना आ गया 10 की पावर माइनस के 39। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के मध्य हम गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल का जो अनुपात निकाल लेंगे, उसका जो मान निकल का होगा कितना होगा 10 की पावर माइनस के 39। ठीक है, नोट डाउन करो इसे भी। तो अब हम बात करते हैं प्रवैद्युतांक की कि प्रवैद्युतांक क्या होता है। प्रवैद्युतांक की डेफिनेशन हम इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाओगे कि ये प्रवैद्युतांक होता क्या है, इसकी डेफिनेशन होगी क्या, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी क्या बनाओगे डेफिनेशन बनाओगे। ठीक है, हमने कहा यहाँ पर देखो, यहाँ ऐसा कहो वी नाउ दैट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमारे पास दो आवेश है, ठीक है, एक आवेश ये रहा हमारा Q1, ठीक है, और दूसरा आवेश रहा मेरा Q2। ठीक है, ये दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। ठीक है, मैंने कहा इनके बीच की दूरी कुछ रही होगी, तो मैंने कहा R है इनके बीच की दूरी, कितनी है भैया R। ठीक है, और ये दोनों आवेश एक दूसरे से, ठीक है, R दूरी पर स्थित है, और ये इनके बीच में जो माध्यम है वो क्या रहा वायु रहा, क्या रहा वायु। ठीक है, इनके बीच में माध्यम क्या रखा हमने वायु, तो इनके बीच में एक विद्युत बल कार्य करता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कूलम्ब बल यानी कि F। ठीक है, ये कब है जब दोनों आवेशों के मध्य, ठीक है, कोई भी माध्यम ना हो यानी कि केवल वायु हो। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर जो कूलम्ब बल होगा, ठीक है, यानी कि F, जब इनके बीच में कोई भी माध्यम ना हो, ओनली वायु होगी, ठीक है, केवल वायु होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में क्या आ रहा है इसके R²। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये मैंने कह लिया, ये होगी हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या होगी भाई समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर अब मैंने कहा नाउ, ठीक है, अब मैंने क्या करा, इन दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम लिया, ये Q1 आवेश है, ठीक है, और दूसरा हमारा Q2 आवेश है। ठीक है, इनके बीच की दूरी बिल्कुल एक समान, हमने कहा इनके बीच की दूरी R ही रही, कितनी रही R। अब इनके बीच में कोई माध्यम रख दिया मैंने, माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे मैंने यहाँ पर कांच की प्लेट रख दी, चाहे जल रख दिया इनके बीच में, ठीक है, चाहे तेल रख दिया, कहीं भी कुछ भी माध्यम ला कर रख दिया, इनके कोई मीडियम लेकर आएगा, तो इनके बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसे मैंने प्रदर्शित कर दिया Fm से। ठीक है, यानी कि उसके बीच में कोई मीडियम रख दिया, M का मतलब होता है मीडियम। ठीक है, तो तब इनके बीच में जो कूलम्ब बल है वो क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कहा Fm बराबर फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आता है स्मॉल के। जब माध्यम होगा तो यहाँ पर प्रवैद्युतांक रखे जाएगा स्मॉल के। ठीक है, ये मीडियम के लिए होगा। ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, वहां मैंने एप्सिलॉन नॉट ये स्मॉल के क्यों नहीं रखा, क्योंकि स्मॉल के का मान वायु के लिए कितना होता है 1, इसलिए मैंने वहां पूरा रखा है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भाई। ठीक है, ये हो गया हमारा माध्यम के लिए Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल के इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये हो गया जब इनके बीच में कोई माध्यम रखा गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक भाई। अब हम बात करते हैं, देखो जरा ध्यान से। अब हम कहते हैं आप लोग एक काम करो, जो समीकरण फर्स्ट है, इस समीकरण फर्स्ट के बटे में रख दो समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट के बटे में क्या रखा, समीकरण सेकंड को। समीकरण फर्स्ट में बराबर तो पहला क्या है F। ठीक है, और समीकरण सेकंड में बराबर तो पहला क्या है Fm, ऐसा है। ठीक है, बराबर इसमें समीकरण फर्स्ट में बराबर के बाद क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में क्या है इसके R²। ठीक है, इस पूरे के बटे में। ठीक है, जब समीकरण सेकंड की बात करेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ बराबर के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल के इंटू Q1 Q2 अपॉन में क्या है इसके R²। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
1/4πε0। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, Q1 Q2 Q1 Q2 r², ये पूरा इससे क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच रहा देखो, F और इसके बटे हुआ क्या आ रहा, FM इक्वल टू। ठीक है, ये पूरा पूरा कट कर कितना बच रहा देखो, ऊपर का 1, इसके बटे हुए क्या बच रहा, 1। क्या बच रहा भाई, 1। ठीक है, और इस पूरे के बटे हुए ये देखो क्या बच रहा, 1, और इसके बटे हुए क्या बच रहा, स्मॉल के, ये बच रहा, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब इसकी गुना हुई इसके साथ और बाहर वाले की गुना हुई बाहर के साथ। ठीक है, यानी कि फाइनल जो हमारा यहाँ पर आया वो आया F/FM इक्वल टू क्या आ गया, स्मॉल के। ठीक है, जी स्मॉल के का मतलब क्या, प्रावैद्युतांक, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल के इक्वल टू F/FM। ठीक है, अर्थात हम इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, निर्वात या वायु में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F तथा किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, प्रावैद्युतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रावैद्युतांक। और इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल के से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल के से। ठीक है, तो ये होगी इसकी क्या, डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं वायु में, इसकी डेफिनेशन में यही लिखता हूं मैं, वायु में अतः हम क्या कह सकते हैं, निर्वात या वायु में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल तथा किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का अनुपात प्रावैद्युतांक कहलाता है। इसे स्मॉल के से प्रदर्शित करते हैं। देखो जरा ध्यान से, इसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बना रखी मैंने। निर्वात या वायु में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल। ठीक है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। ठीक है, निर्वात या वायु में ये था। ठीक है, तथा किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल। ठीक है, किसी माध्यम में, ठीक है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या था, FM। ठीक है, ये लिखा FM। ये इन दोनों का क्या है, अनुपात। ये क्या है, इन दोनों का अनुपात। ठीक है, इन दोनों का अनुपात ही प्रावैद्युतांक कहलाता है और इसे हम स्मॉल के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, प्रावैद्युतांक। ठीक है, नोट करो इसको। तो अब हम बात करते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, हमने क्या किया, इससे पहले कुछ स्पेशल केस पढ़े और प्रावैद्युतांक के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, इसे हम समझते हैं थोड़ा सा। मान लो हमारे पास कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है। ठीक है, इस पदार्थ पे मान लो कोई आवेश उपस्थित है। क्या उपस्थित है, तो किसी भी पदार्थ पर जो आवेश उपस्थित होगा, ठीक है, उस आवेश का मान इस पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने मान लिया स्मॉल n। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, यानी कि किसी भी पदार्थ पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा होती है, कोई भी पदार्थ है उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा, ठीक है, उस पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की, जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, डेफिनेशन में भी मैंने कुछ ऐसा ही लिख रखा है यहाँ पर देखो, किसी भी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, तो किसी भी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा उस पदार्थ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होती है। ठीक है, अर्थात Q बराबर NE। ठीक है, आवेश के क्वांटीकरण के लिए जो फॉर्मूला हमें प्राप्त होगा, ठीक है, हमने कहा किसी भी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा, देखो आवेश की मात्रा ये रही, ठीक है, उस पदार्थ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की, उस पदार्थ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने स्मॉल n से प्रदर्शित कर दिया। इसका क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। इनके इन दोनों का क्या है, गुणनफल। गुणनफल के लिए हम लोग बोलते हैं गुणज। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का क्या होता है, वो पूर्ण गुणज होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई,
आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होगा? किसी भी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा उस पदार्थ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne। ठीक है, इस फॉर्मूले पर हम कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, उन क्वेश्चनों को बाद में कराते हैं। ठीक है, तो आवेश का क्वांटीकरण सभी समझ में आया क्या होता है? ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। किसकी बात करते हैं भाई? तो विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र एक प्रकार का क्या होगा? क्षेत्र होगा, मतलब एक प्रकार का फील्ड होती है, मतलब एरिया होता हो एक प्रकार का। ठीक है, तो हमने बोला कि जो विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश का एक ऐसा क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश का एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें हम किसी भी अन्य आवेश को अगर लेकर जाएंगे, कोई भी अन्य आवेश लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा क्या है? एक विद्युत क्षेत्र। ये पूरा का पूरा क्या है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये एक विद्युत क्षेत्र, मैंने इस तरीके से मान लिया, ये पूरा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर किसी आवेश को उठा कर लेकर, मान लो यहाँ से कोई Q0 आवेश था। ठीक है, इस आवेश को मैं कहाँ ले गया? विद्युत क्षेत्र के अंदर उठा कर ले गया। तो ये जो Q0 आवेश है, ठीक है, इस क्षेत्र में आने के पश्चात अगर एक बल का अनुभव कर रहा, किसका अनुभव कर रहा? बल का अनुभव कर रहा। ठीक है, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोल लेंगे? विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी भी आवेश का वह क्षेत्र जिसमें हम किसी भी अन्य आवेश को लेकर जाएंगे तो वह आवेश एक विद्युत बल का क्या करता है? अनुभव करता है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? विद्युत बल रेखाओं से। जो विद्युत बल रेखाएं हैं क्या होती है? काल्पनिक होती है। कैसी होती है? काल्पनिक। और विद्युत क्षेत्र को हम कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल E से। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र को हम कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। देखो इसी के बारे में यही हमने बता रखा है यहाँ पे। देखो जरा, विद्युत क्षेत्र इसकी डेफिनेशन में बता रखा है। देखो, किसी भी आवेश का वह क्षेत्र, कोई भी आवेश है, कोई भी हो सकता है। हमने बोला किसी भी आवेश का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर, ठीक है, कोई अन्य आवेश को रख रहे हैं। ठीक है, किसी भी आवेश का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह एक विद्युत बल का अनुभव करता है। विद्युत बल का क्या करता है? अनुभव करता है। ठीक है, ऐसा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, प्रत्येक विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाओं से मिलकर बना होता है। जितने भी विद्युत क्षेत्र होंगे वे सारे के सारे विद्युत बल रेखाओं से मिलकर बने होंगे। किससे मिलकर बने होंगे? विद्युत बल रेखाओं से। ठीक है, यह बल रेखाएं काल्पनिक होती है। कैसी होती है ये? काल्पनिक। इनकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, वास्तव में हम नहीं देख सकते। ठीक है, काल्पनिक चीजें होगी, इनकी इमेजिनरी, इनकी सिर्फ इमेज वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसी होगी? हमारी काल्पनिक रेखाएं होती है। कैसी रेखाएं होती है? काल्पनिक रेखाएं। और जो हमारा विद्युत क्षेत्र को कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल E से। ठीक है, तो ये था हमारा विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र सभी को समझ में आया। विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश का वह क्षेत्र होगा जिसमें हम किसी भी अन्य आवेश को अगर लेकर जा रहे तो वो अगर विद्युत आवेश उस पर क्या कर रहा है? एक बल का अनुभव कर रहा है। किसका अनुभव कर रहा है? बल का। मान लो अगर हम कोई भी एक आवेश लिया, ठीक है, किसी भी आवेश का एक ऐसा क्षेत्र होगा, अगर हम उसके पास में किसी भी अन्य आवेश को लेकर जाएंगे तो वो एक विद्युत बल का अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है? विद्युत बल का। तो ऐसे क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और वही हमने आप लोगों को अभी बताया। बात समझ में आई सभी को? ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा ये मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब हम बात करते हैं विद्युत बल रेखाएं। यहाँ पर एक चीज है भी, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? मतलब आप इसमें जैसे हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ाया तो विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया कि विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? विद्युत बल रेखाओं से। देखो मैंने लिख भी रखा है यहाँ से, यहाँ लिख रखा प्रत्येक विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? विद्युत बल रेखाओं से। तो विद्युत बल रेखाओं के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, बताया थोड़ा ही। तो अब हम बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं की। किसकी बात करते हैं? विद्युत बल रेखाएं की। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? ठीक है, और विद्युत बल रेखाएं एक प्रकार का, मान लो कोई आवेश है,
धनात्मक आवेश है, या उसकी जगह हम परीक्षण आवेश भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? परीक्षण, जिसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। यानी कि परीक्षण आवेश एक प्रकार का ऐसा आवेश होगा जिसे कहीं भी रखकर कोई भी परीक्षण कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए उसे बोल दिया गया टेस्ट चार्ज। क्या बोल दिया गया? टेस्ट चार्ज, यानी कि परीक्षण आवेश। उसको कहीं भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, नगण्य होता है, ना के बराबर होता हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? तो विद्युत बल रेखाएं एक कोई भी आवेश है, ठीक है, वो धनात्मक आवेश या परीक्षण आवेश है, उसका जो मार्ग होता है, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर हमने मान लिया एक यहाँ से प्लस क्यू आवेश था, ठीक है, इस प्लस क्यू आवेश के द्वारा, ठीक है, इसका जो मार्ग होगा, ये हमें पता है विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनात्मक आवेश से निकलती है और ऋणात्मक आवेश पर क्या होती है? समाप्त होती है। ठीक है, तो किसी भी धनावेश, मुक्त धनावेश या परीक्षण आवेश का जो भी ये मार्ग होता है, ठीक है, किसी भी मुक्त धनावेश या परीक्षण आवेश का जो मार्ग होता है, जिस पथ पर वो गति करता है, उस पथ को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत बल रेखाएं। क्या बोलते हैं? विद्युत बल रेखाएं। यानी कि किसी भी मुक्त धनावेश या परीक्षण आवेश का जो मार्ग, जिस मार्ग पर वो क्या कर रहा है? गति कर रहा, उस मार्ग को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत बल रेखाएं। क्या बोलते हैं? विद्युत बल रेखाएं, जो कि क्या होती है? काल्पनिक। क्या होती है भाई? काल्पनिक। ठीक है, और ये हमेशा वक्रों के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में? यानी कि जिस मार्ग पर गति कर रहे हैं वहां पर एक वक्र बनता हुआ दिखाई दे रहा था, देखो यहाँ पर दिख रहा था ना, यानी कि एक गोला सा बनता हुआ दिखाई दे रहा, उसको बोलते हैं वक्र। क्या बोलते हैं? वक्र। इंग्लिश में बोलते हैं कर्व। क्या बोलते हैं? कर्व। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं समझ में आई क्या होती है? विद्युत बल रेखाएं किसी भी मुक्त धनावेश या परीक्षण आवेश का जो मार्ग होगा, उस मार्ग को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत बल रेखा। और विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक, और ये हमेशा वक्रों के रूप में पाई जाएगी। किसके रूप में पाई जाएगी? वक्रों के रूप में। ठीक है, देखो वही लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन में, किसी विद्युत अक्षेत्र में, कोई भी विद्युत अक्षेत्र, मान लो ये हमारा पूरा का पूरा विद्युत अक्षेत्र है, ठीक है, किसी विद्युत अक्षेत्र में मुक्त धनावेश या परीक्षण आवेश के मार्ग को, ठीक है, मुक्त धनावेश या परीक्षण आवेश के मार्ग को विद्युत बल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखाएं वक्रों के रूप में होती है। किसके रूप में पाई जाती है? वक्रों के रूप में। यानी कि जब ये जिस मार्ग पर गति करते हैं, ये परवलयाकार बनता है, लगभग वहां मतलब गोलाकार बनता है हल्का सा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं वक्र। क्या बोलते हैं? वक्र। ठीक है, तो वही बोला गया है यहाँ पर, विद्युत बल रेखाएं वक्रों के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? वक्रों के रूप में। और ये कैसी होती है? काल्पनिक। कैसी होती है? हम कह सकते हैं अतः विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती है। इनकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कल्पना, वास्तव में देख नहीं सकते। ठीक है, तो ये कैसी होगी? हमारी काल्पनिक रेखाएं होगी। बताओ, विद्युत बल रेखाएं समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहाँ तक? अब हमने आप लोगों को आवेश का क्वांटीकरण भी पढ़ा दिया, विद्युत क्षेत्र भी पढ़ा दिया। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत बल रेखाओं का कहीं ना कहीं प्रयोग हुआ था, यानी कि नाम उसका आया था, तो उसके आधार पर हमने विद्युत बल रेखाएं भी आप लोगों को पढ़ा दी। तो अब हम बात करते हैं, जो ये विद्युत बल रेखाएं हैं, क्या इनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कोई गुण होते हैं? ठीक है, तो उसी के आधार पर हमने इसके उठा कर लिया है हम विद्युत बल रेखाओं के गुण। क्या लिया है? विद्युत बल रेखाओं के गुण, यानी कि विद्युत बल रेखाओं के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इनके अंदर होती है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कम से कम 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं के किन्हीं 3 गुणों के बारे में वर्णन कीजिए। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है पेपर में, कहीं ना कहीं रिपीट हो सकता है। ठीक है, आ रखा बहुत बार। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? विद्युत बल रेखाओं के किन्हीं 4 गुणों का वर्णन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं यहाँ विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला गुण हमने यहाँ पर लिख दिया, विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती है। हमने अभी आप लोगों को बताया विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक, जिनकी केवल हम कल्पना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कल्पना। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी विद्युत बल रेखाएं। कैसी होगी? काल्पनिक। पहला गुण हमें पता लग गया, विद्युत बल रेखाएं क्या होगी? काल्पनिक। एक गुण तो ये हो गया, इसे आराम से याद कर लो। ठीक है, फिर दूसरा गुण क्या होता है? देखो जरा जरा से, विद्युत बल रेखाएं जो होती है, विद्युत बल रेखाएं हमेशा
धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। ये इसकी खास प्रॉपर्टीज है, खास गुण इसका, कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं हमेशा धनावेश से निकलेगी और ऋणावेश पर जाकर क्या होगी, समाप्त होगी। ठीक है, तो पहला गुण ही होता है। ठीक है, देखो मान लो हमारे पास ये यहाँ पर कोई धन आवेश था। ठीक है, क्या था ये, धन आवेश, और इधर था हमारा ऋण आवेश। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकलेगी और ऋण आवेश पर जाकर क्या होगी, समाप्त होगी। धन आवेश से निकलेगी और ऋण आवेश पे जाकर क्या होगी, समाप्त होगी। ठीक है, इसकी खास गुण होता है, खास प्रॉपर्टी है, हमेशा विद्युत बल रेखा कहाँ से निकलती है, धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है, पहला गुण ये होगा। मतलब दूसरा गुण इसका ये होगा कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वे हमेशा धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है, दूसरा गुण ये होता है। बताओ समझ में आया सभी को। ठीक है, यानी कि धन आवेश से निकलेगी और ऋण आवेश पर जाकर क्या होगी, समाप्त होगी। दूसरा गुण हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सभी को। अब हम बात करते हैं तीसरे गुण की। दूसरा गुण समझ में आ गया सभी को। तीसरा गुण क्या कहता है, तीसरा गुण कहता है विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसे प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र देखो एक कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। क्या होगी, सदिश राशि। मैंने ऊपर बताया नहीं लेकिन अब बता रहा मैं। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होगी, एक सदिश राशि होगी और जिसमें क्या होती है, दिशा होती है। क्या होती है, दिशा। और वो हम अभी बताएंगे किधर की ओर दिशा होगी। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से। हमने बात करी अभी यहाँ पर जो विद्युत बल रेखाओं के, हम किसी भी बिंदु को कर लेंगे, विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तीसरा गुण ये। ठीक है, अब हमने बात करी यहाँ पर देखो ये विद्युत बल रेखाएं हैं, क्या है ये, और विद्युत बल रेखाएं बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। देखो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु होते हैं। ठीक है, कोई भी बिंदु ले सकते हो आप लोग। तो विद्युत बल रेखाओं के अगर हम इनमें से किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, क्या खींचेंगे भाई, स्पर्श रेखा। ये विद्युत बल रेखा है। विद्युत बल रेखाओं पर, विद्युत बल रेखाएं बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है ना भाई। तो अब इन बिंदुओं पर अगर हम कहीं भी किसी भी एक बिंदु को लेकर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो क्या करेगा, उस बिंदु पर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, देखो बात करते हैं यहाँ पर, मान लो ये बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु पर देखो अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो उसकी डायरेक्शन आओगी इधर, अरे इधर ही गया विद्युत क्षेत्र की दिशा। मैंने कहा इस बिंदु पर खींचो भाई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा इस पर खींची तो इसकी दिशा आई देखो इधर। ठीक है, अगर मैं इस बिंदु को बात करूंगा तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा का आई इधर। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो प्रत्येक स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसे प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। बताओ समझ में आया। ठीक है, तीसरा गुण क्या था, किसी भी विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, वही हमने इसमें लिख रखा है, देखो जरा ध्यान से। विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसे प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। बताओ समझ में आया सभी को। ठीक है, अब इसके बाद हम चौथे गुण की बात करते हैं। यहाँ पर बोला गया चौथे गुण में, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर कभी नहीं काटती है। एक दूसरे पर कभी नहीं काटती, यानी कि एक दूसरे को एक बिंदु पर कभी नहीं काटती। ठीक है, चौथा गुण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग सा पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर क्यों नहीं काटती है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये इसका गुण है। देखो यहाँ पर हमने बात करी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर कभी नहीं काटती थी। ठीक है, अब वो क्यों नहीं काट रही, मैं उसका कारण बता रहा आप लोगों को। जैसे देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या कहा, आप लोग एक काम करो, एक विद्युत बल रेखा यहां से ऐसा निकालो। ठीक है, मान लो हमने कहा भाई यहां से कोई विद्युत
विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। इस तरीके से हमने मान लिया, ठीक है। ये विद्युत बल रेखा होगी दूसरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये मुक्त धनावेश से निकली विद्युत बल रेखा, ठीक है। एक बल रेखा तो यह रेड वाली दिख रही है आप लोगों को, इधर जा रही है, ठीक है। और एक यहाँ देखो ब्लैक वाली, ये इधर जा रही है, दिख रही दोनों को, ठीक है। अब इन दोनों ने एक दूसरे को क्या करा, प्रतिच्छेद करा। क्या करा, प्रतिच्छेद, यानी कि एक दूसरे को काट कर देंगे, ठीक है। जब ये एक दूसरे को काट रही, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम किसी भी विद्युत बल रेखा पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या दर्शाओगी, दिशा को दर्शाती है। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इस वाले के लिए बात करूं, इस वाली विद्युत बल रेखा के लिए बात करूं, तो इसके लिए बिंदु होगा ये स्पर्श बिंदु। अगर इसमें मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो उसकी दिशा देखो इधर आओगी, दिख रहा सभी, उसकी दिशा इधर आ रही, ठीक है। फिर अगर हम बात करें दूसरी विद्युत बल रेखा, जिसने ऐसा क्या करा, प्रतिच्छेद करा, यानी कि इस बिंदु को काटा, ठीक है। अब देखो इस वाली का जो बिंदु हो वही होगा, अगर इस पर स्पर्श रेखा खींचूंगा तो स्पर्श रेखा इधर की ओर जाएगी, ठीक है। ये भी विद्युत क्षेत्र हो गया हमारा, ये भी विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं आ रही है, दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं आ रही, बिंदु एक दिशाएं दो, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत, ठीक है। अगर हम किसी भी विद्युत बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा दर्शा सकते हैं एक बिंदु पर, ठीक है। लेकिन यहाँ तो कितनी हो रही, दो, ठीक है। तो इसलिए ये संभव नहीं है, इसलिए क्या नहीं है, संभव, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं हो सकती, केवल एक ही दिशा दर्शा सकते हैं उसमें, ठीक है। इसलिए पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया, यानी कि एक दूसरे को काटने के लिए। तो वही बताया गया है, देखो दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर कभी नहीं काटती है, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, दो दिशाएं क्या नहीं है, संभव नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा। बताओ समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत है तो नहीं, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं पांचवें गुण की। किसकी बात करते हैं, पांचवें गुण की, ठीक है। अब देखो यहाँ पांचवा गुण क्या कहता है, जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं एक समान दूरी पर हो तो उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी कि जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, एक समान, क्या होगी, एक समान, तो उस क्षेत्र को हम बोल लेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या बोल लेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र। जैसे देखो यहाँ पर हमने क्या दर्शाया, यहाँ पर एक विद्युत बल रेखा तो ही जा रही है, इसे मिटा दो, देखो जरा ध्यान से। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखा है एक समान दूरी पर, देखो जरा ध्यान से, मैंने कहा एक विद्युत बल रेखा ये जा रही है बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में इधर की ओर, एक विद्युत बल रेखा ये जा रही है इधर की ओर, ठीक है। और विद्युत बल रेखा ये जा रही है इसके पास में, ठीक है। यहाँ और विद्युत बल रेखा इसके पास में कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक और विद्युत बल रेखा हम लोग जा रही है इसके पास में, एक और भी जा रही है, ठीक है। तो ये होगी हमारी विद्युत बल रेखा, क्या होगी, विद्युत बल रेखा। अगर हम देखा इसमें जो विद्युत बल रेखा है ना, इन विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी, एक विद्युत बल रेखा से दूसरे विद्युत बल रेखा के बीच की दूरी मैंने मान ली ए मीटर, अगले वाले के लिए भी ए मीटर, उससे अगले वाले के लिए भी ए मीटर, उससे अगले वाली बल रेखाओं के बीच की दूरी भी ए मीटर, उससे अगले वाली बल रेखाओं के बीच की दूरी भी ए मीटर, यानी कि प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक दो विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी अगर एक समान है, ठीक है, तो ये जो इस प्रकार का बनने वाला विद्युत क्षेत्र इसे बोलेंगे हम एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये होता है, ठीक है। यानी कि जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, एक समान होती है, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो पांचवा गुण ये होगा, यानी कि जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं
एक समान दूरी पर होगी उसे बोल लगे हम एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या बोल लगे? ठीक है। फिर अगले गुण की बात करते हैं। अगला गुण, जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं अलग अलग दूरी पर होती है, जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं अलग अलग दूरी पर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? असमान विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? असमान विद्युत क्षेत्र। अब मैंने कह दिया भाई एक विद्युत बल रेखा इधर जा रही, एक विद्युत बल रेखा इधर की ओर जा रही, ठीक है, तीसरी इधर को जा रही। यहाँ इसके बीच की दूरी देखो कितनी है, ए, इसके बीच की दूरी मैंने मान ली बी, ठीक है। अब देखो इन विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी क्या आ रही? अलग अलग। क्या आ रही? अब यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या आ गई हमारी बी। क्या आ गई भाई? बी। अब इनके बीच की दूरी क्या होगी? अलग अलग, ठीक है। यानी कि प्रत्येक जो विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, उनके बीच की दूरी क्या आ रही? अलग अलग। जब अलग अलग आ रही तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? असमान विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? असमान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये हमारा असमान विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। यानी कि जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं अलग अलग दूरी पर स्थित होंगी उसे बोल लगे हम असमान विद्युत क्षेत्र। क्या बोल रहे भाई? असमान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब इसके बाद अगला गुण बचता है 7वें नंबर पर, जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं पास पास हो, जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं पास पास हो तो उसे प्रबल विद्युत क्षेत्र क्या कहते हैं भाई? प्रबल विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं पास पास हो, ठीक है। समझो जरा से भी देखो, असमान विद्युत क्षेत्र और एक समान विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं देखो अगले गुण की। अगला गुण देखो जरा ध्यान से। अब इन्हें देखो जरा ध्यान से, ये विद्युत बल रेखा है। क्या है भाई? विद्युत बल रेखा। अब देखो इस एरी को अगर आप लोग देखोगे, इस वाले को, इसमें जो विद्युत बल रेखा है वे आप लोगों को एक दूसरे के पास पास दिखाई दे रही होगी, ठीक है। यानी कि नजदीक नजदीक जहां विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के पास पास होगी उसे बोल लगे हम प्रबल विद्युत क्षेत्र। प्रबल विद्युत क्षेत्र, ठीक है। क्या बोल लगे? प्रबल विद्युत क्षेत्र। यानी कि जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं पास पास होती है उसे बोलते हैं प्रबल विद्युत क्षेत्र, ठीक है। फिर इसके बाद इससे थोड़ा सा आगे की ओर चलोगे आप लोग, यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं आप लोगों को क्या दिखाई दे रही होगी? दूर दूर। क्या दिखाई दे रही? दूर दूर। यानी कि जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती है, ठीक है, उस क्षेत्र को बोलते हैं हम दुर्बल विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? दुर्बल विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं भाई? दुर्बल विद्युत क्षेत्र। तो 7वां गुण यही कहता, जिस क्षेत्र में आप लोगों को विद्युत बल रेखाएं पास पास दिखाई देगी, संकीर्ण दिखाई देगी, यानी कि बहुत ही नजदीक नजदीक दिखाई देगी, वहां पर होगा प्रबल विद्युत क्षेत्र। क्या होगा? प्रबल विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं क्या होगी? दूर दूर। क्या होगी भाई? दूर दूर। तो उसे बोल रहे हैं दुर्बल विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं भाई? दुर्बल विद्युत क्षेत्र। तो समझ में आया 7वां गुण? देखो यही लिखा हुआ है इसमें, जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं पास पास हो तो उसे प्रबल विद्युत क्षेत्र कहते हैं, तथा दूर दूर हो तो उसे दुर्बल विद्युत क्षेत्र कहते हैं। पास पास वाली थी प्रबल विद्युत क्षेत्र, दूर दूर थी तो दुर्बल विद्युत क्षेत्र। समझ में आया सभी यहाँ तक? ठीक है। लास्ट गुण बचता है अब, विद्युत बल रेखाएं जिस पृष्ठ से निकलती है, ठीक है, तथा जिस पृष्ठ पर समाप्त होती है वह पृष्ठ हमेशा उसके लंबवत होता है, ठीक है। इस वालों को भी समझते हैं, इसे मिटा दो भाई। देखो लास्ट गुण बचता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो आपको बोलना क्या है, देखो हमारे पास ये था एक पृष्ठ, ठीक है, इसमें मान लो यहाँ प्लस क्यू आवेश उपस्थित था, ठीक है, और एक पृष्ठ ये रहा, देखो यहाँ पर, ठीक है। ये दो पृष्ठ हो गए। विद्युत बल रेखा जिस पृष्ठ से निकलेगी और जिस पृष्ठ पर जाकर समाप्त होगी, विद्युत बल रेखाएं जिस पृष्ठ से निकलती है और जिस पृष्ठ पर जाकर समाप्त होती है
वह पृष्ठ हमेशा उसके क्या होता है, लंबवत होता है, यानी कि 90 डिग्री के कोण के साथ निकलेगी, समकोण बनाते हुए निकलेगी। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं जिस पृष्ठ से निकलती है और जिस पृष्ठ पर क्या होती है, समाप्त होती है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई। ठीक है, मतलब वो पृष्ठ उसके क्या होगा, लंबवत होगा। क्या होगा, लंबवत। यही बात इसमें बोली गई, विद्युत बल रेखाएं जिस पृष्ठ से निकलती है तथा जिस पृष्ठ पर समाप्त होती है, वह पृष्ठ हमेशा उसके लंबवत होता है। ठीक है, ये क्या थे, विद्युत बल रेखाओं के गुण थे। ठीक है, इनसे संबंधित जो भी बातें होगी मैं अभी आप लोगों को डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आ रहा हो तो अभी पूछ लो मेरे से। ठीक है, तो ये थे भाई विद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिए भाई, इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन एक है, इसमें एक पूछा गया है, एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ा जाता है जिससे उस पर 3 × 10⁻⁷ कूलाम का ऋण आवेश आ जाता है। इस प्रक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। ठीक है भाई, यहाँ पर 2 पदार्थ लिए गए, मान लो, इमेज कर सकते हो आप लोग, मान सकते हो, ये पॉलीथीन का टुकड़ा, कोई पन्नी का टुकड़ा। ठीक है, पॉलीथीन मतलब ये कोई पन्नी है। ठीक है, पीवीसी की कोई पन्नी है। ठीक है, पॉलीथीन जिसे बोलते हैं, और इसे मान लो ऊन का टुकड़ा। अब इन दोनों को आपस में रगड़ा जा रहा है। ठीक है, पॉलीथीन के टुकड़े पर ऊन के टुकड़े को रगड़ा जा रहा है। तो जैसे ही क्या किया जाएगा, 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान। क्या होता है भाई, आदान प्रदान, यानी कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, जिसके कारण वहां पर क्या उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश। ये चीज मैंने आप लोगों को सिखाई थी, सब तो स्टार्टिंग क्लास में ये बताया था। तो इसमें यही चीज बताई गई है, एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ा जाता है जिससे उस पर 3 × 10⁻⁷ कूलाम का ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम का क्या रहा, ऋण आवेश। क्या रहा भाई, ऋण आवेश। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो आंसर में पहले जो जो चीज आप लोगों को दे रखी उन्हें लिख लो। हमें दिया है, सबसे पहले उसने बोला कि जब एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ा जाता तो उस पर क्या आता है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम का ऋण आवेश आ जाता है, यानी कि उसने आवेश का मान दिया हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कैपिटल Q उसने हमें दिया 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, इतने कूलाम का क्या आता है, ऋण आवेश आ जाता है उसके ऊपर। ठीक है, अब इस प्रक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। किसे डिनोट करते हैं, और हमें पता है भाई हमें क्या निकालना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी। क्या निकालनी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो हमने कहा भाई हमारे पास एक फॉर्मूला होता, अभी आप लोगों को आवेश के क्वांटीकरण में पढ़ाया मैंने, Q बराबर NE। Q बराबर NE, ये फॉर्मूला पढ़ाया आप लोगों को मैंने। Q होता है विद्युत आवेश जिसका मान उसने हमें दे दिया। ठीक है, N हमें निकालना इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E बताओ क्या है, E बताओ क्या है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ठीक है, तो हमने कहा यार एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, E का मान जो होता है, ठीक है, वो कितना होता है, -1.6 गुणा 10⁻⁻�19 इतना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। चलो मान रखो और यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल दो। Q का मान बताओ कितना, -3 गुणा 10⁻⁻⁷। ठीक है, बराबर N, ये तो हमें निकालना, गुणा E का मान कितना, -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कितना होता है। ठीक है, अब जो चीज गुणा में होती है बराबर में जाकर बटे में चल जाती है, यानी कि -3 गुणा 10⁻⁻⁷, और इसके बटे में क्या आ जाएगा भाई, -1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, इक्वल टू क्या बचेगा इधर,
माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, मैंने कहा यहाँ से एक काम करो आप लोग, ये पॉइंट हटाओ और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दो इसके ऊपर। ये कितना हो गया 30। पॉइंट हटाई, एक जीरो बढ़ा दी ऊपर, कितना हो गया ऊपर 30। ठीक है, इसे सही करके हम लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा n बराबर 30 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, ये तो जोगा दो, ये 10 की पावर माइनस के 19 ऊपर जाएगा, उठाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस की चीज ऊपर जाएगा प्लस की रखते बेटे के ऊपर जाएगी, तो 10 की पावर प्लस के 19। ठीक है, और इसके बेटे में क्या लिखा हुआ 16। ठीक है, अब इसे डिवाइड करो, 2 का 8 2 8 16, इसे रखता है 2 एकम 2 2 5 10, 15 आया कट का। ठीक है, और डिवाइड कर दो भाई, हमने कहा है अभी आप लोग एक काम करो, 8 का 15 को डिवाइड करो। ठीक है भाई, हम 15 को डिवाइड करेंगे 8 से। ठीक है, 8 एकम 8, घटा कितना बचेगा इसमें था 7, है ना। पॉइंट लगाए, जीरो बनाए, 8 8 64, घटा कितना बचा इसमें था 10 में था 6, 4 गए 6। ठीक है, पॉइंट लगा रखे हमने, एक जीरो बढ़ा सकते हैं। 8 7 56, घटा कितना बचा 4। ठीक है, पॉइंट लगा रखे, एक जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 8 5 40। ठीक है, पूरा पूरा कट गया, तो कितना आया कट गया 1.875। ठीक है, यानी कि इसका हमने इसे डिवाइड करा तो आया कितना 1.875। ठीक है, तो हमने कहा n बराबर 1.875 इंटू, ठीक है, 10 की पावर 19 प्लस क्या है और 10 की पावर माइनस के 7 है, प्लस के 19 में तो 7 गए, कितने बचेंगे 10 की पावर माइनस के, बताओ प्लस की बचेगी 19 में तो 7 गए, कितना बचेगा 12। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन क्या हुए उसमें स्थानांतरित हुए। ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, नोट करो। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखो क्या बोला गया है, एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए ताकि उस पर 10 की पावर माइनस 7 कूलाम का आवेश आ जाए। ठीक है, एक सिक्का हमारे पास, एक कॉइन है। ठीक है, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए ताकि उस पर 10 की पावर माइनस 7 कूलाम का आवेश आ जाए। ठीक है, चलो इसे भी करते हैं। देखो भाई, इसी तरीके से यहाँ पर जो चीज हमें दी गई है उन्हें लिख लेते हैं, दिया है। ठीक है, सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन, एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए ताकि उस पर 10 की पावर माइनस 7 कूलाम का आवेश आ जाए। ठीक है, अब इसमें देखो आवेश कितना दिया गया। ठीक है, यहाँ पर आवेश दिया गया हमें कितना 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम। ठीक है, इतना आवेश हमें दिया गया, इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, ये एक सिक्का है, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए जिससे कि आवेश इतना आ जाए इसको। ठीक है, अब हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ठीक है, माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ठीक है, लेकिन यहाँ केवल इसका हम क्या लेंगे, परिमाण लेंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। Q बराबर फॉर्मूला होता Ne, है ना भाई, आवेश हमें दिया गया कितना 10 की पावर माइनस के 7। ठीक है, बराबर n, ठीक है, गुणा E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, इसका केवल क्या लेंगे हम, परिमाण लेंगे। ठीक है, यानी कि माइनस, यहाँ पर क्या है, इसका परिमाण क्या होगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, ये लेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी। ठीक है, जो चीज गुणा बराबर में जाएगा तो बताएंगे। अगर मैं इसे 10 की पावर माइनस 7 को ऐसा लिख दूं, 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, तो दिक्कत तो नहीं है किसी को, ये चीज उधर देगा उठाएगा मैं, तो इसके बटन आ गया 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 और बराबर कितना आ गया n। 1 गुणा 10 की पावर माइनस 7, इसके बटन में लिखा हुआ 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, मैंने कहा यहाँ से पॉइंट हटाओ, 1 0 बढ़ा दो। ठीक है, आराम से सही करके लिखते हैं सर, n बराबर, ये ऊपर हो गया 10, कितना हो गया 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, ये है। ठीक है, 10 की पावर माइनस के 19 ऊपर जाएगा प्लस का, गुणा 10 की पावर 19 हो गया प्लस का, इस पूरे के बटे में क्या लिखा हुआ 16। ठीक है, अब इसे डिवाइड करते हैं आराम से भाई,
दो तो कट्टा दो पंजे इसे कट्टा दो अट्ठे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर n बराबर 8 का हम 5 को डिवाइड कर दिया, 5 को डिवाइड करेंगे भैया किस तरह 8 से, 8 तो 5 कटने का नहीं, हमने क्या करा पॉइंट लगाई 0 बनाई 50 हो गया, ठीक है। 8 छिंग कितना होता है 48, घटा कितना बचा इसमें से 2, ठीक है। पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ा सकते हैं, 8 दूनी 16, घटा कितना बचेगा इसमें से 4, ठीक है। पॉइंट लगा के हमने 0 अपनी तरफ से बढ़ा दिया, 8 पंजे 40, ठीक है। पूरा पूरा कट गया, कितना आया 0.625 गुणा 10 की पावर देखो 19 मतलब 7 गए, मैंने से 7 घटाओ कितना बचेगा, 19 मतलब 7 गए 12, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है। नोट करो।